गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 8 बज चुके हैं। अच्छी खासी दौड़ मैंने लगा ली है और अब एक ही ख्याल मन में आ रहा है कि अब नहीं, अब बहुत हो चुका। ये ख्याल जब मेरे मन में आ रहा है तो मुझे लग रहा है क्या मेरे अंदर की ऊर्जा ख़त्म हो गई है या ऊर्जा बची है, यानी ताकत अब दौड़ने की नहीं रही, एक्सरसाइज करने की नहीं रही, या अभी भी ताकत मुझ में बाकी है। यहीं से मेरे मन में एक विचार यह भी आया कि क्या अगर मुझे कोई अभी कुछ अच्छा खाने पीने के लिए बुला दे तो क्या मेरा मन यही कहेगा कि अब ऊर्जा नहीं है या अब मैं थक चुका हूँ, या दौड़ के चला जाएगा। या कोई और मुझे किसी अच्छी फिल्म का प्रलोभन दे या मुझे बुलाए कि आ जाओ आज फिल्म दिखाते हैं, तो क्या मैं उसके पास जाऊंगा। अगर मैं सोचता हूं कि अगर मैं व्यापारी हूं और कोई मुझे कह दे कि एक अच्छा ऑफ़र आपके लिए है, तो क्या मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, यह जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम अब थक गए, अब हमसे नहीं होगा, इसका इशारा सिर्फ एक है कि यह काम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है कि दूसरा काम नहीं होगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ऊर्जा को कैसे परिवर्तित किया जाए या ऊर्जा का सदुपयोग कैसे हो। और एक बार अगर कोई ऊर्जा का प्रयोग जान गया तो समझ जाइए कि पूरे लाइफ की मिस्ट्री उसने समझ डाली। तो इससे पहले कि मैं विषय की हमेशा की तरह शुरुआत करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब बात है कि ऊर्जा का परिवर्तन कैसे करें। कई बार हम होता है कि कुछ काम करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं और हम थक जाते हैं। हमारा मन आगे पढ़ने को नहीं करता है, हमारा मन आगे करने को नहीं करता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम ऊर्जा का केंद्रीकरण सीख जाएं कि ऊर्जा का केंद्रीकरण कैसे हो, तो हम लगातार उसमें बने रहेंगे। लेकिन इस ऊर्जा के केंद्रीकरण में एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपको उस काम की व्यवहारिकता समझ में आनी चाहिए। यानी आपको यह लगना चाहिए कि यह काम होना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना काम नहीं चल सकता है और इसी से मेरी प्रगति जुड़ी हुई है, इसी से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, तभी आप ऊर्जा का केंद्रीकरण कर पाएंगे। यानी कि जैसे ही आप किसी काम को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप उसके प्रति आपका ध्यान, उसके प्रति आपकी ऊर्जा जो है उस काम की ओर मुखातिब हो जाएगी। तो आज इसी पे बात करते हैं कि ऊर्जा का केंद्रीकरण कैसे करें या थके हुए मन को वापस काम में कैसे लगाएं, या जब मन बोले कि अब नहीं हो पाएगा तो फिर से उसको कैसे मोटिवेट करें, प्रेरित करें, दैट इट शुड अगेन गो टुवर्ड्स द वर्क। तो आज यही बात होगी। तो सबसे पहला अगर उपाय मैं कहूँ ऊर्जा का केंद्रीकरण करने के लिए किसी भी काम या किसी भी लक्ष्य के प्रति, सबसे पहली ज़रूरत या सबसे पहली शर्त यह है कि आपको उस काम को जस्टिफाइड करना होगा। जब तक आप उस काम को जस्टिफाइड नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा उस ओर नहीं जाएगी। अगर आपको लगेगा कि यह काम से मेरे जीवन में कोई प्रगति नहीं होने वाली है, इस काम से मेरे जीवन में कुछ सुख या सुविधा या शांति नहीं आने वाली है, आप उस काम को व्यवहारिक नहीं बना पाएंगे अपने लिए और आपकी ऊर्जा दूर भागेगी। यानी उस काम में बोरियत पैदा करेगी, उस काम में थकावट पैदा करेगी और आपको उस काम से दूर लेके जाएगी। जैसे ही आप अपने मन को यह समझाने में सफल होते हैं कि यह काम करने के बाद जीवन में प्रगति आएगी, जीवन में परिवर्तन आएगा, और आपका मन अगर यह समझ जाता है, देन आफ्टर योर लेवल ऑफ एनर्जी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी विल ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड टू दैट वर्क एंड यू विल स्टार्ट द पल्स ऑफ एनर्जी, पल्स ऑफ सेंसेशन टुवर्ड्स दैट वर्क एंड यू विल स्टार्ट डूइंग द वर्क। तो पहला यही ऊर्जा के केंद्रीकरण या कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी यही था कि आपको जो काम कर रहे हैं उसकी व्यवहारिकता, उसकी प्रामाणिकता और उसका फ्रूटफुल नेचर जो है वह अपने आप को समझाना पड़ेगा। यानी सेल्फ काउंसलिंग भी इसको कह सकते हैं। दूसरा, अगर महत्वपूर्ण उपाय पे बात करें तो ऊर्जा का केंद्रीकरण थोड़ा धैर्य रख के होता है। कई बार अगर हमारे मन में कोई काम करने के लिए नहीं आ रहा है और उसी समय हमारे अंदर व्याकुलता भी आता है कि नहीं ये करना है, और वो व्याकुलता काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, काम से दूर ले जाता है। हमको लगता है कि यह व्याकुल होकर हम काम कर ले जाएंगे,
लेकिन उस काम को करने में या तो आपकी गुणवत्ता क्वालिटी या डिटोरिएट होगी या क्वांटिटी डिटोरिएट होगी। तो इस व्याकुलता से बचना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रख के इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा समय के लिए कि हो सकता है मेरे अंदर फिर से एनर्जी आए और हम फिर से काम के प्रति आकर्षित हो, फिर से हमारा मन जो है काम में लगे। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू वेट फॉर सम टाइम, हैव ए पेशेंस। पेशेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गेन एनी एम और अचीवमेंट इन द लाइफ। धैर्य रखकर आदमी असाध्य लक्ष्य भी साध्य बना देता है। तो धैर्य एक रास्ता है जिससे कि ऊर्जा का केंद्रीकरण किया जा सकता है, किसी काम में लगाया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट उपाय है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट। जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे अभी मैं खुद का ही एग्जांपल लूँ, अगर मैं अभी थक गया हूँ दौड़ते दौड़ते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलने में थक रहा हूँ या मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से मैं दौड़ना चाहता हूँ, अभी फिर से 1 घंटा अगर वर्कआउट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ रिफ़्रेशमेंट चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ग्लूकोज मिल जाए, थोड़ा ठंडी पानी मिल जाए, थोड़ा पेशेंस धैर्य रख के आराम कर लूँ 2-4 मिनट, तो फिर से मैं कर सकता हूँ। तो रिफ़्रेशमेंट का बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू चैनलाइज वन सेल्फ अगेन फॉर एनी पर्टिकुलर टास्क। एंड व्हाट इज़ दिस रिफ्रेशमेंट? रिफ्रेशमेंट मतलब कि चाय हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, हल्का स्नैक्स हो सकता है, या रिफ़्रेशमेंट में कुछ गाने हो सकते हैं, थोड़ी सी कुछ मोटिवेशनल क्लिप्स वगैरह हो सकती है, फिल्म वगैरह हो सकती है, किसी का थोड़ा अच्छी बातें हो सकती है, या किसी दोस्तों से 2 मिनट बात हो सकती है फ़ोन पे, या कुछ चैटिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन रिफ़्रेशमेंट में ध्यान यह देना है कि आपका ज़्यादातर समय वहाँ तो नहीं चला जा रहा, या ज़्यादातर आपकी ऊर्जा तो उसी में नहीं चल गई, या ऊर्जा डाइवर्ट होकर वहीं तो नहीं चला गया। तो आपका लक्ष्य है काम, यानी जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपको और एनर्जी मिले और मोटिवेशन मिले, तो वापस रिफ़्रेशमेंट के बाद आना है। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते व्हेन वी गेट बोर्ड इन द लाइब्रेरी, देन व्हाट हैपन? वी जस्ट get out of the library, and then after we went to the canteen, there we have a cup of tea, cup of coffee, some snacks, and then after we again regain our concentration and energy, and again we sit in the library and again we start reading some books. तो ये आपका वो है कि रिफ्रेशमेंट का बहुत बड़ा रोल है ऊर्जा के केंद्रीकरण में या ऊर्जा के वापस कंसंट्रेशन को बनाने में। तो इसके रोल से कोई नकार नहीं सकता है। उसके बाद ऊर्जा का केंद्रीकरण में और आपको अगर बताऊं कि ऊर्जा को कैसे और केंद्रित किया जा सकता है, तो मे बी सम टाइम ऑफ ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, वह भी ऊर्जा के कंसंट्रेशन में मददगार है। जैसे अभी मैं शारीरिक व्यायाम करते करते थक गया हूँ, अब मैं ध्यान करूँगा बैठकर कहीं पे थोड़ा देर के लिए, तो हो सकता है मेरे अंदर की ऊर्जा जो है फिर से जाग जाए, और जाग ही ना जाए, फिर से मुझे प्रेरित करे कि मैं फिर से 1 घंटा दौड़ सकता हूँ या फिर से अपना कोई दूसरा काम कर सकता हूँ, उसी जोश, उसी जुनून के साथ, उसी तारतम्यता के साथ। सो द रोल ऑफ मेडिटेशन इज़ अ वेरी मच प्रोमिनेंट। वन हु डज इट, ही हैज़ सम लेवल ऑफ पावर टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ अनसीन, यानी कि हमारे अंदर जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, अदृश्य क्षमताएँ हैं, उसको कैसे निखारा जाए या उसको कैसे उभारा जाए जिससे कि हम अपने काम में डूब सके, ये हमारे अंदर ही निहित है। और ध्यान इसका बहुत बड़ा स्रोत है। उस जो अनसीन, अदृश्य, अपरिभाषित ऊर्जा है, उसको कैसे हम अपने लिए प्रयोग करें, उसमें ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी एक तरीका है। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू कंसंट्रेट द एनर्जी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर गोल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो ध्यान के बाद अगला है कि प्राणायाम और योगा। This is very much effective, and the most of the people, and you have seen the power of the yoga in the, specifically in the country like India, that the people are motivating themselves. They are coming out of the disease and the problem in their life through the help of yoga and pranayam. तो योगा और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। और जिस पार्क में मैं अभी टहल रहा हूँ, आप अगर 1 घंटा पहले अगर यहाँ पे आते तो आपको बहुत सारे लोग योगा करते हुए, प्राणायाम करते हुए, ध्यान करते हुए आपको लोग दिख जाते। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसके रोल से कोई नकार नहीं सकता या इसके रोल को कोई छोटा नहीं कर सकता। जब भी खुद को प्रेरित करने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए या केंद्रित करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो प्राणायाम और
जो कहते हैं योगा है वह हमें वह देती है, जिससे कि हम अपने ऊर्जा को केंद्रीकरण कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद अगर कुछ और उपाय की बात करें, अगर बहुत लंबे समय तक कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको वह एनर्जी का लेवल नहीं मिल पा रहा है जो था या जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं और आपको लगता है आप वो प्राप्त कर सकते हैं, तो थोड़ा लंबा गैप भी ले सकते हैं। यानी कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर सकते हैं। बहुत लोगों को कुछ शॉपिंग वगैरह करने से भी अच्छा फील होता है, तो वो कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि थोड़ा इन्वेस्ट करके, यानी शॉपिंग करके, थोड़ा सा वर्क आप बाहर घूमने फिरने जाकर या एक ब्रेक लेकर काम से आप फिर से आ सकते हैं। तो फिर से आपको ऊर्जा मिलेगी और फिर से आपको प्रेरणा मिल सकती है, जिससे कि आप अपने काम को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी प्रोमिनेंट एंड यू कैन से दैट important step to channelize the energy towards any particular task or particular goal. Now moving to the next step, एक और बड़ा कारगर उपाय है और ज़्यादातर लोग यह उपाय करते हैं अपने जीवन में, और वह है कि अपने आराध्य के पास जाना। आराध्य के पास जाना का मतलब है कि अगर किसी की धर्म में आस्था है तो वो मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, चर्च जा सकता है। और वहाँ जाने के बाद जब आप हाथ जोड़कर मांगते हैं कि ईश्वर कृपया मुझे वह ऊर्जा दे जिससे कि मैं अपने काम को अंजाम दे सकूं और मुझे प्रेरणा दे जिससे मैं अच्छा कर सकूं, तो आपको मिलता है। और ये बड़ी बात है। और हमारे देश भारत में जो धर्म की सत्ता है या जो ईश्वर की सत्ता है वो बहुत प्रबल है। और सत्ता है यानी कि वहाँ पे ताकत है यानी कि वह आप ही के लिए। अगर ईश्वर के हम बच्चे हैं तो अगर माँ बाप के पास अगर कुछ है तो हमारे लिए ही है। तो आप अगर अच्छे मन से, सात्विक मन से मांगेंगे, आपको मिलेगा ज़रूर। तो एक ऊर्जा का केंद्रीकरण या ऊर्जा के चैनलाइज करने का एक केंद्र बिंदु वहाँ से भी है। आप वहाँ से भी चाहें तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। और हम लोगों ने कई लोगों को सुना है बोलते हुए या उनके व्यक्तिगत जीवन में कि वह कई मंदिर में गए और वहाँ से उनको आशीर्वाद मिला, उसके बाद उनके जीवन बदल गई। बहुत लोगों को हमने सुना है। तो इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग, सम unseen, some invisible power in the temple and this holy places, and one who deserve it he get it. जिसको सही में क्षमता है वह उसे मिलता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ऊर्जा को केंद्रीकरण या केंद्रित करने का। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें कि ऊर्जा का केंद्रीकरण कैसे हो, तो किसी प्रेरणा से, मोटिवेशन जो होता है वह आपको किसी आशीर्वाद से भी मिल सकता है। यानी आपने माँ बाप से आशीर्वाद लेकर, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, यानी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो आप बड़ों को फ़ोन कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए। और किसी से बात करके आपको वह काम करने में मन लग जाता है या आपका काम हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा ही हो, अगर किसी छोटे के प्रति भी आपका आस्था है, कोई आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, बहुत प्यारे से हैं, आप उनसे भी बात करके कि बेटा ये मैं करने जा रहा हूँ, विश करो कि ये हो जाए। तो ये भी एक तरीका है ऊर्जा को केंद्रित करने का कि आप जिसको चाहते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है या जिसके प्रति आपका प्यार है, समर्पण है, या जिससे बात करना, जिससे सुनना, जिससे आशीर्वाद लेना आपको अच्छा लगता है, आप उससे भी बात करके या उससे भी चर्चा परिचर्चा करके ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं और आपका काम हो जाता है। या यू स्टार्ट डूइंग द वर्क एंड यू गेट द एनर्जी एंड द मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट पार्टिकुलर वर्क। तो ये भी एक तरीका है। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों की या उपायों की मैंने बात की, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो खुद को मोटिवेट कर सकता है, ऊर्जा का केंद्रित कर सकता है और किसी काम को भी अंजाम दे सकता है, असाध्य लक्ष्य को भी साध्य बना सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और इसी तरह से अगले विषय के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।